नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया तथा शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। शून्य कोटि की अभिक्रियाएं, दोस्तों इसको बहुत अच्छी तरीके से हम समझेंगे। क्या होती है शून्य कोटि की अभिक्रियाएं, समझते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग का मतलब क्या है? अभिक्रिया की दर। इसको अभिक्रिया का वेग कह दो या अभिक्रिया का दर कह दो, कंफ्यूज नहीं आपको होना, मैं आपको कंफ्यूज भी नहीं होने दूंगा। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर या वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल, यानी कि अभिकारक जो होता है उनकी सांद्रताओं के गुणनफल की शून्य घात के समानुपाती होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अब दोस्तों अगर आपको याद करने में कोई दिक्कत आ रही है, मैं आपको और आसान लैंग्वेज में बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, यानी कि कोई शून्य तो होगा ही तभी यह अभिक्रिया कहलाई है। तो क्या है? अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल की शून्य घात के समानुपाती होता है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है। अब क्या है शून्य कोटि की शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण तथा वेग स्थिरांक। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हम वेग स्थिरांक निकालेंगे, या इसको वेग समीकरण भी कह सकते हैं। वेग समीकरण तथा वेग स्थिरांक दोनों हम निकालेंगे। पहले इसके लिए हमने पहले माना समान अभिक्रिया, एक अभिक्रिया मानी आर यहाँ पर उत्पाद है, आर फिर उत्पाद है, उत्पाद के लिए आर है। ठीक है। अब जो अभिक्रिया है यहाँ पर क्या है? अभिक्रिया की दर। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने आपको समझाया था, जो अभिकारक होता है वो घटता है और उत्पाद बढ़ता है। हमने इसका एक एग्जाम्पल लेके आप समझिए। हमने यहाँ पर एक अभिकारक गेहूं माना, और गेहूं हमने माना, जैसे आप चक्की में लेके जाते होंगे गेहूं पिसवाने के लिए, जो आटा वहाँ से आता है वो उत्पाद है उसका। ठीक है। जो गेहूं यहाँ पर है और उत्पाद ये है। अब जब दोस्तों गेहूं को वो चक्की में डालेगा तो वो गेहूं कम होता जाएगा और उत्पाद बनता जाएगा। ठीक है। यानी कि अभिकारक घट रहा है, उत्पाद बन रहा है, तो उसी को रिलेट हमने किया है। अभिक्रिया की दर क्या होगी? बराबर माइनस, क्योंकि अभिकारक घट रहा है तो इसलिए हमने माइनस डी, और जो आर है अभिकारक उसकी सांद्रता बटे डी टी। ठीक है। अभिक्रिया की दर क्या होती है, इसका वीडियो मैंने बना दिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए जो अभिक्रिया की दर होती है, इसमें क्या कह रहा है? शून्य कोटि की अभिक्रिया कह रही है अभिकारक अणुओं की सांद्रता की गुणनफल की शून्य घात की। अब देखिए यहाँ पर अभिकारक अणु क्या है? आर है। ठीक है। उसकी क्या है? शून्य घात के अनुक्रमानुपाती होती है अभिक्रिया की दर। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे लिखा है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल के शून्य घात के समानुपाती होती है। अब देखिए यहाँ पर अभिक्रिया की दर माइनस डी आर, क्योंकि अभिकारक घट रहा है इसलिए हमने माइनस का चिन्ह लगाया है। जब उत्पाद की बात होती तो प्लस का लग जाता। ठीक है दोस्तों, आप मेरा वो वीडियो देख लीजिएगा अभिक्रिया की दर वाला, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। माइनस डी जे आपने मान लिया अभिक्रिया की दर जे है, और ये शून्य अभिकारक अणु की सांद्रता को इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और इसकी घात क्या है? शून्य है। ठीक है। अनुक्रमानुपाती हो गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस डी बराबर, जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है जो हमने के एक नियतांक मान लिया है। ठीक। अब देखिए माइनस डी आर बटे डी टी बराबर, अब देखिए कोई भी होता है, जैसे ए बराबर, जैसे 2 की घात 0 बराबर क्या होता है? 1। किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है उसका मान 1 रहता है, इसलिए आर की पावर 0 था तो इसका मान कितना हो गया? के हो गया। ठीक है। यहाँ पर के क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। जो के है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, माइनस डी आर की सांद्रता बटे डी टी बराबर के। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक मान करके इसका कैंची गुणा करा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? माइनस डी आर बराबर के इंटू डी टी। अब देखिए दोस्तों माइनस डी आर की सांद्रता बराबर के इंटू डी टी, इसको हमने इस समीकरण 1 मान लिया है। ठीक है। समीकरण 1 का समाकलन करने पर, अब समीकरण 1 का समाकलन करेंगे तो माइनस समाकलन का चिन्ह क्या होता है? ऐसा चिन्ह हमने बना दिया, डी आर बराबर के, फिर समाकलन का चिन्ह डी टी। अब माइनस फिर चिन्ह लगाया समाकलन का, डी आर बराबर के
अब दोस्तों डी टी का समीकरण क्या, समाकलन क्या होता है, अगर आप मैथ के छात्र हैं तो आपको अच्छे से पता होगा। इसका डी टी का टी हो जाएगा, ठीक है, के इंटू टी प्लस सी, यहाँ पर प्लस सी अपने मन से लग जाता है, ठीक है। अब आता है माइनस, अब देखिए माइनस, अब जब डी आर का समाकलन होगा तो यहाँ पर डी हट जाता है, जब समाकलन हटेगा तो डी भी हट जाएगा, यहाँ पर आर की सांद्रता आ गई बराबर के टी प्लस सी। हमने इसको समीकरण 2 मान लिया। अब समान अभिक्रिया हमने क्या मानी थी, आर, जो उत्पाद के लिए है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रारंभिक मोलर सांद्रता इसको कहते हैं, प्रारंभिक सांद्रता मोल पर लीटर में है, इसको हमने R0 नाम दिया है। R0 की सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता को हमने R0 से डिनोट किया है, ठीक है। R0 प्रारंभिक सांद्रता है और सांद्रता का चिन्ह जो होता है, ठीक है। प्रारंभिक सांद्रता क्या है, A है, ए हमने मान लिया, यानी कि R0 की सांद्रता ए के बराबर है, इसलिए हमने मान लिया। तो R0 की सांद्रता ए हो गई, उत्पाद क्या है, जीरो। जीरो क्यों है, क्योंकि t बराबर जीरो, यानी कि समय जीरो है, अभी समय जीरो है, अभी समय बढ़ा नहीं है। जैसे कोई गेहूं है, हमने गेहूं, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल आपको समझाया था, गेहूं और यहाँ पर आटा उत्पाद है। अब जब गेहूं रखा रहेगा, जब अगर समय ही रुक जाए, अगर समय ही ना बढ़े तो गेहूं हम डाल भी नहीं पाएंगे, तो उत्पाद भी नहीं बन पाएगा, तो जीरो हो गया। एक गेहूं की मात्रा है और जीरो उत्पाद है। अब देखिए अगर हमारा x गेहूं, यानी कि x गेहूं की मात्रा आटा बन जाती है, जैसे हमने x गेहूं की मात्रा है उसको चक्की में डाला और आटा बन गया, तो यानी कि x आटा की मात्रा हो गई है, ठीक है। अब दोस्तों गेहूं तो पूरा था इसमें और x गेहूं की मात्रा चली गई, तो क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स। यह है साम्य सांद्रता, t बराबर t समय में, यानी कि t समय पर, यह है साम्य सांद्रता पर, ठीक है दोस्तों। a माइनस एक्स आ गया है और साम्य सांद्रता को हमने r से प्रदर्शित किया है, यानी कि r की सांद्रता a माइनस एक्स के बराबर होगी अगर t बराबर जीरो समय पर। अब देखिए यहाँ पर अगर t बराबर जीरो समय पर, यदि t बराबर जीरो समय पर हो तो x बराबर भी जीरो होगा। अब दोस्तों अगर t बराबर जीरो हो तो x बराबर जीरो होगा। दोस्तों आप सोच रहे होंगे अगर t बराबर जीरो समय पर हो तो x बराबर जीरो होगा, भाई कैसे हो जाएगा जीरो, इसको भी तो समझना जरूरी है। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, हमें पता है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पर देखिए क्यों x बराबर जीरो होगा वो हम आपको समझा रहे हैं। देखिए अब एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर लिया था गेहूँ, जब गेहूँ को चक्की में डाला जाएगा तो उत्पाद आटा बनेगा। अगर समय ही रुक जाए तो क्या उत्पाद बन पाएगा, क्या आटा बन पाएगा, जो x यहाँ पर आटा दिख रहा है, आटा की मात्रा x जो यहाँ पर दिख रही है, क्या वो बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। इसलिए जब भाई t बराबर समय ही रुका हुआ है, जब t ही बराबर जीरो है, तो जब गेहूं को चक्की में नहीं डालेंगे तो आटा कैसे बनेगा, तो इसलिए आटा की मात्रा भी जीरो ही होगी जब समय जीरो है। देखिए अब एक बार और समझिए, समय जीरो है तो हमने गेहूं को चक्की में नहीं डाला, चक्की में नहीं डाला, जब चक्की में डाला तो आटा नहीं बनेगा, तो यहाँ पर x की मात्रा आटा ही तो है, तो x की मात्रा भी जीरो ही हो जाएगी। तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर r बराबर, जो यहाँ पर क्या दिया है, r दिया है, जब r बराबर r जीरो हो जाएगा तो आज r बराबर r जीरो हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखिए जब x बराबर भी जीरो हो गया, पहले उत्पाद जीरो था, जब t बराबर जीरो हमने कर दिया तो x बराबर भी जीरो हो जाएगा। जो x बराबर जीरो हो गया तो जो r साम्य सांद्रता है और प्रारंभिक सांद्रता है वो बराबर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, वो बराबर तो हो ही जाएगी। जब देखिए हमने x के बराबर जीरो यहाँ पर रखा, देखिए एक बार और समझिए दोस्तों, x बराबर हमने यहाँ पर जीरो रख के देखिए, अभी आपने a माइनस एक्स और x रखा था। अगर t बराबर जीरो समय पर हो तो x बराबर भी जीरो। अब यहाँ पर x का मान जीरो रख दीजिए, हमने यहाँ पर x का मान जीरो रखा, समझने वाली बात है, x का मान हमने जीरो रखा और यहाँ पर भी x का मान जीरो रखा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या बचा, यहाँ पर सिर्फ a बचा, यहाँ पर a है और यहाँ पर जीरो है। अब यहाँ पर भी a बचा और यहाँ पर भी x बराबर जीरो है, तो यहाँ पर भी जीरो बचा। अब दोस्तों जब a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है, तो r बराबर r जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर r बराबर r जीरो मान लिया है। अब देखिए सभी मानों को समीकरण 2 में रखने पर, अब जो समीकरण 2 हमने यहाँ पर माना था, समीकरण 2 कहाँ माना था, ये हमने समीकरण 2 माना था, और जितने भी मान आए हैं उसको समीकरण 2 में रखने पर, तो रख देते हैं समीकरण 2 में। इसका मान क्या आएगा, जब r बराबर r जीरो आ गया है, ठीक है, तो हमने वही लिखा, r बराबर r जीरो आ गया है
तो जो यहाँ पर आर है तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया माइनस आर फिर जीरो रख दिया बराबर के। अब जो यहाँ पर के टी था के टी प्लस सी था, जो टी का मान हम यहाँ पर क्या लिखा था जीरो, तो हमने टी का मान भी जीरो रख दिया। अब प्लस सी है तो प्लस सी रहेगा। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, जब यहाँ पर जीरो हो गया तो सी बराबर माइनस आर की सांद्रता आर जीरो की सांद्रता आर फिर जीरो आ गया। दोस्तों आपको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया होगा दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत बारीकी से आपको बता रहा हूँ। थोड़ा टाइम भले ही लग जाए लेकिन मैं आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं लूँगा, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। तो यहाँ पर सी बराबर माइनस आर जीरो हो गया। सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, जो सी का मान है समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 क्या था, माइनस आर बराबर के टी माइनस जीरो। अब सी का मान क्या था, अब देखिए आप समीकरण 2 को एक बार देख लीजिए। समीकरण 2 क्या है, माइनस आर की सांद्रता बराबर के टी प्लस सी। अब दोस्तों जो यहाँ पर सी का मान रखने को कह रहा है वो यहाँ पर हम सी का मान रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर सी का मान समीकरण 2 में रखने पर तो माइनस आर बराबर के टी माइनस आर जीरो। ठीक है। अब के टी बराबर आर जीरो हो जाएगा। के टी यहाँ पर हमने इसको इस तरह रख लिया और ये माइनस आर जीरो है, इसको हम इस तरफ ले गए। ठीक है दोस्तों, इस तरफ ले गए तो क्या हो गया, जे प्लस का हो गया तो आर जीरो। इसको दोस्तों अंदर भी रख सकते हैं बाहर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर जीरो की सांद्रता माइनस आर की सांद्रता है, तो इसको हमने समीकरण 3 मान लिया है। ठीक है दोस्तों, प्रारंभिक सांद्रता क्या है, आर जीरो। दोस्तों आप जीरो इस ब्रैकेट के बाहर लिखिएगा तो और अच्छा रहता है, अंदर लिखने में टीचर गलत भी कर सकता है और इसका सही मान आर ब्रैकेट के बाहर ही जीरो लिखना होता है। तो बराबर ए मोल पर लीटर, यानी कि जो सांद्रता होती है प्रारंभिक मोलर सांद्रता जो होती है वो ए मोल पर लीटर होती है। ठीक है, मोल पर लीटर में होती है। तो ए था। अब टी समय पश्चात सांद्रता आर बराबर ए माइनस एक्स मोल सांद्रता था, आप समीकरण में देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर ए और ए माइनस एक्स। अब समीकरण 3 से क्या है, समीकरण 3 क्या था, के टी, जो के टी बराबर आर जीरो माइनस आर था। ठीक है, समीकरण 3 को हम एक बार लिख ले रहे हैं। यहाँ पर क्या था समीकरण 3, के टी बराबर आर जीरो माइनस आर, ये था। तो हम यहाँ पर समीकरण 3 से हम क्या ले रहे हैं, क्या है, के टी बराबर आर जीरो की सांद्रता माइनस आर। तो यहाँ पर हम इसी का मान रख रहे हैं, आर जीरो का मान ए है और आर का मान ए माइनस एक्स है, बस वही हम रख रहे हैं। तो आर जीरो है जी, इसका मान हमने ए रख दिया है यहाँ पर माइनस, और जो आर का मान है वो हमने ए माइनस एक्स रख दिया है। के टी बराबर जब माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा तो ए माइनस ए प्लस एक्स हो जाएगा और ए से ए कट जाएगा तो के टी बराबर एक्स आ गया। अब देखिए के बराबर क्या होगा, के बराबर टी को हम नीचे ले गए तो एक्स बटे 3 हो गया। तो ये वेग स्थिरांक हो गया, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको समझ में ही आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा।